दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन करना शुरू किया था, यानी हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू किया। वास्तव में जो हिमालय है, हिमालय कई सारे पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। इसमें कई सारे माउंटेन रेंज एक दूसरे के पैरेलल फैले हुए हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांस हिमालय का अध्ययन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया है। और इस ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बेसिकली इसमें 3 माउंटेन रेंज, पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। 3 माउंटेन रेंज एक दूसरे के पैरेलल फैले हुए हैं। इसमें से जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, इन्हीं तीनों को जो ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये ट्रांस हिमालय इंडो सांगपो सचर के द्वारा मेन हिमालय से अलग होता है। यानी आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन हिमालय के बारे में, मुख्य हिमालय के बारे में। अब जो मुख्य हिमालय है आपको मैप में दिख रहा होगा, यहां देखिए, ये रेंज जो हमने बनाया है, ये रेंज है ग्रेटर हिमालय। ये पूरा का पूरा रेंज हो गया ग्रेटर हिमालय। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ये काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद जास्कर। इन तीनों को आपस में मिलाकर के कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जिन लोगों ने कल की क्लास ना देखी हो, वो लोग इसको अच्छे से देख के अपडेट कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय की बात करें, तो जो ये ग्रेटर हिमालय है, ये माउंटेन पीक है। इस माउंटेन पीक का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? तो इस माउंटेन पीक का नाम है नंगा पर्वत। पर्वत चोटी 8126 मीटर ऊंची है। और इस नंगा पर्वत से लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएं, तो ये है नामचा बरुआ। कौन सी रेंज है, तो कौन सी पीक है? तो ये है नामचा बरुआ। इसकी हाइट है 7756 मीटर, 7756 मीटर है नामचा बरुआ। तो इस नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक जो एक कंटिन्यू माउंटेन रेंज आपको फैला हुआ दिख रहा है, इसी कंटिन्यू माउंटेन रेंज को हम लोग नाम देते हैं ग्रेटर हिमालय। इसी को नाम देते हैं ग्रेटर हिमालय, मुख्य हिमालय, या इसी को नाम देते हैं हिमाद्री। इसी को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे, तो ये नदी जा रही है, ये नदी हो गई इंडस, सिंधु नदी। और उसके बाद ये जो नदी जा रही है, ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। ये हो गई ब्रह्मपुत्रा। और ये जो नदी है, ये नदी हो गई इंडस। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये ब्रह्मपुत्रा का मोड़ हो गया, और ये जो है ये सिंधु का मोड़ हो गया। तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में भी माना जाता है। यहां पर सिंधु नदी जब मुड़ती है, तो यहां पर सिंधु नदी के द्वारा जो गार्ज बनाया जाता है, जो खाई बनाई जाती है, इसका भी अक्षीय झुकाव यानी गहराई अधिक है। और यहां पर भी एक गार्ज बनाती है, इसकी भी गहराई ज्यादा है। इसलिए इस मोड़ को और इस मोड़ को वास्तव में कहा जाता है हेयर पिन टर्न। क्या बोलते हैं इसको? हेयर पिन टर्न कहते हैं। और ये सिंधु गार्ज और दिहांग गार्ज के बीच में पूरा फैला हुआ जो रेंज है, इसी रेंज को नाम दिया जाता है ग्रेटर हिमालय। इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आई? अब देखो आगे, इससे आगे अगर हम लोग बढ़े, अब देखो, तो ग्रेटर हिमालय की ओरिजिन के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ग्रेटर हिमालय कैसे बना, इसकी ओरिजिन कैसे हुई।
और इसकी ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करते हुए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय के बाद में ओलिगोसीन युग में, किस युग में, तो ओलिगोसीन युग में जिस हिमालय की ओरिजिन हुई है वो हिमालय कौन सा है, हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय। जब ओलिगोसीन युग में ग्रेटर हिमालय की ओरिजिन हुई, यानी जब पेनिनसुलर इंडिया का प्रेशर, इसका बल यूरेशियन प्लेट पर पड़ा, तो टेथिस सागर में जो सेडिमेंट डिपॉजिट थे, इन्हीं की फोल्डिंग से जो रेंज बन के तैयार हुआ है, यही रेंज कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। जब ये ग्रेटर हिमालय अपनी हाइट को अटेंड करता हुआ ओरोजेनेसिस के प्रोसेस से ऊपर उठता हुआ जा रहा था, और जब ये करीब 4500 मीटर की हाइट को अटेंड कर ले गए, तब हम लोगों ने सीखा है कि इस पर ग्लेशियर का डिपोजिशन होने लगा। तो जब ग्लेशियर का डिपोजिशन इस पर हुआ, तो ग्लेशियर का डिपोजिशन होने के बाद से यहां से कई सारी हिम नदियां निकलनी शुरू हो गई। कहां से, ग्रेटर हिमालय से। इससे पहले की थोड़ी सी अगर और लेक्चर हम आपको याद दिलाएं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर गई थी, धंस गई थी। जब यूरेशियन प्लेट के नीचे पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट धंस गई, सबडक्ट कर गई, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन की सिचुएशन बनी, और ये वॉल्केनो इरप्शन यहां पर हुआ भी। तो अब आप बताओ, अगर यहां से ज्वालामुखी का उद्गार होना शुरू हुआ होगा, तो उस उद्गार के अवशेष, यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें, तो जो आग्नेय चट्टाने हैं, उन आग्नेय चट्टानों के अवशेष हमको कहां मिलने चाहिए, तो उन आग्नेय चट्टानों के अवशेष हमको मिलने चाहिए इस ग्रेटर हिमालय। इसका मतलब जो ग्रेटर हिमालय है, उसके आंतरिक भाग में हमको कौन सी चट्टान मिलेगी, इग्नियस रॉक मिलेगी। कौन सी मिलेगी, इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान के अवशेष प्राप्त होंगे। इतनी बात क्लियर समझ में? अब इस आग्नेय चट्टान में कौन कौन सी चट्टानें मिलेंगी, इसमें ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस पाए जाते हैं। किसमें, तो इस ओलिगोसीन में बनने वाले ग्रेटर हिमालय में। और ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आप देखो यार, अब जो ये ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र हो गया, इस ग्रेटर हिमालय की अगर हम लोग चौड़ाई को देखें, तो ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर है। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई लगभग मानी जाती है 160 किलोमीटर। और इसकी जो हाइट मानी जाती है, औसतन इसकी हाइट कई बुकों में आपको 6000 मीटर लिखा मिलेगा, लेकिन सही वैल्यू इसकी होनी चाहिए 6100 मीटर। यानी इसकी औसतन ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो इसकी औसतन ऊंचाई मानी जाती है 6100 मीटर। इतनी बात समझ में? आप देखो, अगर हम लोग देखें तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो किस रेंज पर आपको स्थित मिलेंगी, तो वो ग्रेटर हिमालय के रेंज पर ही आपको स्थित मिलेंगी। इसमें से आप देखो, नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई हो गई 8126 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नंदा देवी, कौन सी रेंज है, कौन सी चोटी है, नंदा देवी 7817 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एपी 7132 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो धौलागिरी, धौलागिरी कितना है 8172 मीटर। उसके बाद अगर हम देखें तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कितना हो गया 8078 मीटर। उसके बाद अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई 8850 मीटर। उसके बाद अगर हम देखें तो कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट हो गई 8598 मीटर। और उसके बाद अगर हम देखें तो नामचा बरुआ, इसकी हाइट हो गई 7756 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो सारी पर्वत चोटियां हमको कहां मिलती हैं, तो वो हमें विश्व की सारी पर्वत चोटियां
ग्रेटर हिमालय पर मिलती है, जिसमें से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय पर नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। और इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में यानी तिब्बत के लोग कहते हैं चोगोलुंगमा। किस नाम से जानते हैं? तो चोगोलुंगमा के नाम से जानते हैं। और इसको सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो जो कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा जो कि नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर है। किसकी बाउंड्री पर है? तो नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर है। इसे अगर हम लोग केटू की बात करें, ये केटू जो कि कराकोरम पर स्थित है, गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। अगर केटू की बात करें तो केटू जो कि पीओके में है, इसके बाद अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है कंचनजंगा को 8598 मीटर। और यहां एक खास बात आपको बता दें कि जो कंचनजंगा है, इस कंचनजंगा को भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी मानते हैं। क्या मानते हैं ये? कि ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। और इस जैव आरक्षित क्षेत्र को यानी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा अपनी साइट में भी शामिल किया गया। और यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात समझ में आया? खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि चूंकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, तो ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण इस पर कई सारे ग्लेशियर स्थित है। और इन्हीं ग्लेशियर से, इन्हीं हिमानियों से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से मुख्य रूप से गंगा, यमुना की सहायक नदियां, सिंधु तो तिब्बत के पठार से आती है लेकिन सिंधु की सभी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्रा ये तो तिब्बत के पठार से आती है लेकिन इसकी सहायक नदियां सब किससे निकल के आएंगी? तो अधिकांश इसकी सभी सहायक नदियां ग्रेटर हिमालय से ही निकल करके आती हैं या हिमालय रेंज से ही निकल करके आती है। इसलिए और इन्हीं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया गया है। इसीलिए जो ग्रेटर हिमालय है, इस ग्रेटर हिमालय के द्वारा निकलने वाली नदियों ने ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है, जो कि इसी हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको एक बात समझाई थी, उसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। उसमें भी हमने आपको कोई पालना की बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था पर्वतों का पालना। तो आपका क्वेश्चन रहेगा ये जो आप बताएंगे कि पर्वतों का पालना किसे कहते हैं, क्रेडल ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है, यह आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इसका आप सही आंसर दे पाएंगे कि पर्वतों का पालना किसे कहते हैं, ये हम समझा चुके। और सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को, मां गंगा को, गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अब चलो इससे आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए आगे, देखो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लेसर हिमालय के बारे में। तो जो लेसर हिमालय का भाग है और ग्रेटर हिमालय, तो जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय है, ये दोनों एक दूसरे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो जाते हैं। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये वास्तव में एक डीप वैली है, एक गहरी घाटी की तरह। जैसे मान लो एक रेंज ग्रेटर हो गया और उसके बाद ये लेसर हो गया।
तो इनके बीच में जो ये वैली का रीजन है, घाटी का भाग है, इसी को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और जो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट का पार्ट है, इस घाटी में कई अलग अलग घाटियां स्थित है, जिसमें से खास करके ये ग्रेटर और इस पीर पंजाल के बीच में, अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहले यहां जो लेसर हिमालय है ये कई अलग अलग खंडों में बंटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है ये है पीर पांजाल, क्या नाम है इसका? तो इसका जो ये पहला भाग है ये है पीर पांजाल, और ये नदी जाती है झेलम और ये नदी जाती है ब्यास। तो जो झेलम और ब्यास नदी है, इसी झेलम और ब्यास नदी के बीच में जो ये पूरा पर्वत रेंज फैला हुआ है, इसी पर्वत रेंज का नाम है पीर पांजाल। और पीर पांजाल किसका भाग है? तो लेसर हिमालय का भाग है, यानी एक पोर्शन इसका हो गया पीर पांजाल। जो पीर पांजाल की श्रेणी है, जो पीर पांजाल है, अगर इस पीर पांजाल से, जैसे डायरेक्शन देखो यहां जरा, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब अगर आप मान लो ये पीर पांजाल, और अगर हम यहां पर रेंज बनाएं तो इस पीर पांजाल के किस दिशा में हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व में। इससे किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व में। तो इसी पीर पांजाल के दक्षिण पूर्व में जो ये रेंज फैला हुआ है, ये जो रेंज फैला हुआ है, इस रेंज को हम लोग नाम देते हैं धौलाधर। क्या नाम देते हैं? धौलाधर। तो पीर पांजाल के बाद जो दूसरा है ये है धौलाधर, और जो धौलाधर है, ये धौलाधर भी किसका भाग है? लेसर हिमालय का पार्ट। उस जो धौलाधर है, इस धौलाधर से आगे अगर हम लोग बढ़ें तो फिर इस लेसर हिमालय को नागा टीबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो नागा टीबा के नाम से जानते हैं, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो कुमायूं और मसूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं और मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसी को कहा जाता है महाभारत। क्या बोलते हैं? महाभारत। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टीबा, कुमायूं, मसूरी, और आगे बढ़ के जाएं तो महाभारत। ये सारे के सारे नाम किसके हो गए? तो ये सारे नाम हो गए लेसर हिमालय के। अगर हम लोग पीर पंजाल के बारे में देखेंगे तो पीर पंजाल का विस्तार वास्तव में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कहां है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अगर हम लोग धौलाधर की बात करें तो धौलाधर का विस्तार भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जो नागा टीबा, मसूरी और कुमायूं है, ये जो क्षेत्र है, इसका विस्तार है उत्तराखंड में। और जो महाभारत है, इसका विस्तार हमको मिलेगा कहां? नेपाल में। यानी महाभारत का विस्तार कहां है? तो महाभारत का विस्तार हमको मिलता है नेपाल में मिलता है। इसके बाद जब आगे बढ़ करके हम लोग जाएं, तो इससे आगे जब बढ़ करके हम लोग जाते हैं तो जो ये लेसर हिमालय का पोर्शन है, ये लेसर हिमालय इसी ग्रेटर हिमालय से लगभग घुल मिल सा जाता है। यानी पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है और पूरब में आते आते इसकी चौड़ाई क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। यानी पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। इतनी बात समझ में है? अब देखो जो बात करना है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्रेटर हिमालय और जो लेसर हिमालय है, इस ग्रेटर और लेसर हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है ये। और इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कई सारी घाटियां स्थित है, और इसमें जो घाटी स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट में, इस घाटी की बात करें तो यहां ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में यहां देखो, ये हो गया पीर पांजाल, दिख रहा है स्पष्ट, ये हो गया ग्रेटर। इस ग्रेटर और इस पीर पंजाल के बीच में ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इसको यहां पर जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, ये बना दिया हमने, जम्मू कश्मीर में कहते हैं इसको कश्मीर घाटी। एकदम अच्छे से समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको? कश्मीर वैली बोलते हैं। तो कश्मीर की घाटी
किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? तो ये कश्मीर की घाटी, इधर उत्तर में देखो ग्रेटर हिमालय, कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। और अगर दक्षिण में आप देखो तो पीर पांजाल रेंज। कौन सा रेंज? पीर पांजाल रेंज। तो कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालय और पीर पांजाल के बीच में स्थित है। और इसी कश्मीर घाटी में श्रीनगर स्थित है। क्या स्थित है? तो इसी कश्मीर घाटी में स्थित है श्रीनगर। कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो इसी कश्मीर की घाटी में श्रीनगर स्थित है। ये बात एकदम क्लियर समझ में आई? आप देखो जरा, इसके बाद अगर आप देखो तो ये क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण में। हम आ जाए, कहां आ जाए? पीर पंजाल के दक्षिण में। तो पीर पंजाल के दक्षिण में ये जो जगह है, ये है जम्मू। क्या जगह ये? तो ये है जम्मू। ये जम्मू का भाग हो गया। और जो ये जम्मू का पार्ट हो गया, ये जम्मू है, ये हो गया श्रीनगर। तो जैसे हम यहां बना दे, बड़ा थोड़ा दिख जाए आपको, ये हो गया पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज के उत्तर में अगर हम देखें तो ये है श्रीनगर। और अगर इसके बाद यहां देखें हम लोग तो ये है जम्मू। तो जम्मू और श्रीनगर किस रेंज से अलग हो रहे हैं? पीर पंजाल से। तो अगर इस जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ना है, सड़क बनाना है, तो ये एक दर्रा है। और जो ये दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। कौन दर्रा है ये? बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पासेस। और इसी बनिहाल पासेस से, इसी बनिहाल पासेस से रोड गई है और इसी रोड के द्वारा जम्मू और श्रीनगर आपस में जुड़े हुए हैं। तो जम्मू और श्रीनगर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? एक दर्रे से। दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल पासेस। ये बात समझ में आया? और इसी बनिहाल पासेस में जवाहर टनल बनाई गई है, जवाहर सुरंग भी बनाई गई है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा कि जम्मू कश्मीर में इस घाटी में श्रीनगर स्थित है और इस घाटी को कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। अब इससे आगे हम आगे बढ़े तो देखो पहुंच गए कहां? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम जाएं तो इसी को कहा जाता है कांगड़ा व कुल्लू घाटी। किस नाम से जानते हैं? तो कांगड़ा व कुल्लू की घाटी। तो कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये भी किस पर्वत के बीच में? तो ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़े हम तो कहां पहुंच गए? ये देखो ग्रेटर हिमालय और ये देखो महाभारत। और इस ग्रेटर और महाभारत के बीच में नेपाल में इसको कहा जाता है काठमांडू की घाटी। क्या बोलते हैं इसको? काठमांडू की घाटी बोलते हैं। और इससे आगे बढ़े तो पहुंच गए सिक्किम। और सिक्किम में इसे हम लोग कहते हैं चुंबी की घाटी। क्या बोलते हैं? चुंबी घाटी बोलते हैं। वास्तव में जो चुंबी घाटी है ये सिक्किम और भूटान तक फैली हुई है। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान तक फैली हुई है। अभी आप लोग पढ़े होंगे डोकलाम विवाद को लेकर के, तो ये सारे डिस्प्यूट किस पर है? इसी चुंबी घाटी के पास है, भारत और चीन के बीच के जो डिस्प्यूट है। तो हम लोगों ने याद कर लिया, क्या याद कर लिया? कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कौन कौन सी मुख्य घाटी स्थित है? पहला हम लोगों ने पढ़ा कश्मीर की घाटी, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कांगड़ा कुल्लू की घाटी, अगला हम लोगों ने पढ़ा काठमांडू की घाटी। कौन सी? काठमांडू की घाटी। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चुंबी की घाटी। इसमें हम लोगों ने सीख लिया कश्मीर की घाटी कहां? जम्मू कश्मीर में। कांगड़ा कुल्लू की घाटी कहां? हिमाचल प्रदेश में। काठमांडू की घाटी कहां? नेपाल में। और चुंबी की घाटी कहां? सिक्किम और भूटान में। इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, इसके बाद अब हम लोग ग्रेटर हिमालय को, जो सॉरी लेसर हिमालय को देखें तो जो लेसर हिमालय है उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है। देखो इस प्रकार से लेसर हिमालय, और जो इस प्रकार से लेसर हिमालय है इसका जो दक्षिणी स्लोप है,
ये ज्यादा तीव्र है, लेकिन जो उत्तरी स्लोप है वो ज्यादा तीव्र नहीं है, ज्यादा तेज नहीं है, और वहां पर कुछ झीलें स्थित है। इसमें से एक बहुत खास झील आपको याद रखना है, ये पीर पंजाल देख रहे हो, इसी पीर पंजाल के पास इसके उत्तरी ढलान पर, किस ढलान पर, तो पीर पंजाल के उत्तरी ढलान पर यहां एक झील स्थित है, और जो ये झील है, इसी झील का नाम है शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील नाम है। और इसी शेषनाग झील से एक नदी निकल के जाती है, जिस नदी का नाम है झेलम। कौन सी नदी आती है? तो ये जो नदी आती है, इसी नदी का नाम है झेलम। और याद रखिएगा, इसी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। क्या स्थित है? श्रीनगर। किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और अगर इससे आगे हम बढ़ के जाएं, तो ये जो श्रीनगर है, ये ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। यानी झेलम नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? तो झेलम नदी ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच से होकर बहती है। और जब ये आगे बढ़ करके आती है, ये देखो यहां, तो इन्हीं दोनों के बीच में यहां पर एक झील है, एक और झील है, और इस झील का नाम है, आप गेस करो, यही झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इस झील का नाम है बुलर झील। कौन सी झील है? बुलर लेक। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और ये बुलर झील जो है, ये भी किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और ये नदी जो झेलम जा रही है, शेषनाग से निकलकर श्रीनगर से होके फिर किसमें गिरती है? इसी बुलर में, और फिर बुलर से आगे बढ़ करके आती है झेलम। तो याद रखना, बुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बुलर झील से होकर बहने वाली नदी का नाम है झेलम। कौन सी नदी है? तो झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और याद रखिएगा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो भारत में खारे पानी सैलाइन वाटर की सबसे बड़ी झील है चिल्का। कौन सी झील है? चिल्का झील है। और ये है कहां? ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में। यही आपको बता दें, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। याद रखिएगा, झील है, सागर नहीं है। नाम क्या है? कैस्पियन सागर। तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? तो ये झील है सुपीरियर झील, जो कि कहां स्थित है? यूएसए में स्थित है। ये बात समझ में आई? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे अगर हम लोग बढ़े, हाँ, तो हम लोगों ने बात किया कि इसमें कई सारी झीलें स्थित, तो दो झील बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बताया, एक शेषनाग के बारे में और दूसरा बुलर के बारे में। अब जो इसका उत्तरी ढलान है, यानी जो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, कुमायूं, महाभारत, इन सब का जो उत्तरी ढलान है, उस उत्तरी ढलान पर वन पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाया जाता है, वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इन्हीं वनस्पतियों में, यानी उत्तरी ढलान पे आपको ध्यान देना, इस उत्तरी ढलान पर वनस्पतियां मिलती हैं, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और जिसमें वन मिलते हैं, उन्हीं वनों के बीच बीच में क्या मिल जाएंगे? चारागाह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चारागाह मिलते हैं। और जो चारागाह मिलते हैं, इन्हीं चारागाह को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हमको चारागाह मिल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मर्ग, बुग्याल और पयार। जो मर्ग है, मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। कहा बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इसी को बोलते हैं मर्ग। और बुग्याल और पयार इसको कहा जाता है उत्तराखंड में। कहा बोलते हैं? तो उत्तराखंड में इसको बुग्याल और पयार कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनमर्ग,
गुलमर्ग। तो ये सारे किसके नाम हो गए? इन्हीं घास के मैदानों के नाम हो गए। और इन्हीं घास के मैदानों में पशुपालन किया जाता है, यानी एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। और जो इसमें पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, इसमें से मेन रूप से एक बकरी मिलती है पश्मीना। कौन सी बकरी? पश्मीना बकरी। कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और याद रखिएगा इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। किसको? पश्मीना के साल को, पश्मीना के उलन को, ऊन को क्या मिल गया है? जीआई टैग भी मिल चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए तो इसके दक्षिणी ढलान पर अगर जाएं, यानी पीर पंजाल या लेसर हिमालय के दक्षिणी ढलान पर अगर जाएं, तो यहां पर कई सारे पर्यटन स्थल स्थित है। और जो टूरिज्म प्लेस स्थित है, यानी लेसर हिमालय पर जो टूरिज्म प्लेस स्थित है, उस टूरिज्म प्लेस में जैसे डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे बेहतरीन पर्यटन स्थल जितने भी हैं, वो सारे के सारे पर्यटन स्थल आपको किस पर मिलेंगे? लेसर हिमालय पर मिलेंगे। और इन सारे पर्यटन स्थलों की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर तक मिलती है। बहुत ही अनुकूल बढ़िया परिस्थितियां होती हैं और ये पर्यटक को बहुत आकर्षित करती हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या नाम हमने लिया, तो 2-4 लिख के भी दिखा देते हैं आपको। जैसे डलहौजी, शिमला, शिमला याद रखिएगा, शिमला मेन रूप से धौलाधर पर स्थित है। तो डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये चारों कहां के हो गए? हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये कहां के हो गए? तो ये हो गए उत्तराखंड के। उसके बाद अगर देखें दार्जिलिंग, याद रखना चाय, और भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग की चाय को, सन 2004। और जिन लोगों ने जीआई टैग का लेक्चर ना देखा हो, वो लोग पीछे जाकर के जीआई टैग का लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खैर, तो दार्जिलिंग कहां? सॉरी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। इतनी बात समझ में? आप चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो ये पूरा का पूरा लेसर हिमालय है, ये पूरा लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय वास्तव में इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 3500 मीटर तक मानी जाती है। एवरेज हाइट कितनी मानी जाती है? 3500 मीटर तक मानी जाती है। जो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है हमारे इंडिया में, ग्रीष्म ऋतु के आने पर इस पे जो भी बर्फ होती है वो सब पिघल जाती है। और पिघल जाने के बाद यहाँ पर बढ़िया अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। किसके लिए? तो पशुपालन के लिए, जो कि नए नए चारागाह निकल आते हैं और उनके नाम के बारे में जिक्र अभी हम लोगों ने कर लिया है। इसकी बनावट अगर हम लोग देखें, जो लेसर हिमालय है ये किन किन चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, तो लेसर हिमालय में हम लोगों को स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट मिलता है। क्या मिलता है? तो इसमें हम लोगों को मिलता है स्लेट, चूना पत्थर और क्या मिलता है? तो स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट किसमें मिलेगा? तो लेसर हिमालय में मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस लेसर हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसी पर्वत श्रृंखला को हम लोग नाम देते हैं शिवालिक हिमालय। क्या नाम देते हैं इसको? तो इसी को कहा जाता है शिवालिक रेंज। और जो शिवालिक रेंज है ये सबसे नवीनतम हिमालय है। और शिवालिक की उत्पत्ति पैलियोसीन युग में हुई है, जब मानव की उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसलिए मानव के कंकाल शिवालिक में मिलते हैं। क्योंकि मानव के कंकाल शिवालिक में मिलते हैं, इसलिए शिवालिक को मानव संग्रहालय, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसलिए शिवालिक को क्या बोलते हैं? तो शिवालिक को ह्यूमन म्यूजियम कहा जाता है, मानव संग्रहालय कहते हैं।
अब जो लेसर हिमालय मान लेते हैं, ये लेसर हिमालय हो गया। उसके बाद ये हम लोगों ने मान लिया कि ये शिवालिक हिमालय है। तो जो शिवालिक, लेसर और शिवालिक हैं, ये अलग होते हैं एक दूसरे से, किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जैसे हम लोगों ने मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में पढ़ा, इसमें कई सारी घाटियां स्थित हैं, ऐसे ही मेन बाउंड्री फॉल्ट में भी घाटियां स्थित है। और जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट में हम लोगों को मिलेगा देहरादून, क्वथरी दून, पतली दून, यानी देहरादून, क्वथरी दून, पतली दून, ये सारे दून हमको कहां मिलेंगे? तो ये सारे दून हमको मिलेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। याद रखिएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। ये बात समझ में आया? अब जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इसके अलावा इसी में हमको मिलेगा हरिद्वार। क्या मिलेगा? हरिद्वार। तो हरिद्वार, देहरादून, क्वथरी दून, पतली दून, ये सबके सब किसमें मिलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट में मिलते हैं। अब जो शिवालिक है, ये शिवालिक, चूंकि अब हम लोगों ने पढ़ा कि यहां से ग्रेटर हिमालय से कई सारी नदियां निकल करके आएंगी, फिर लेसर से भी कुछ नदियां आई, तो इन सारी नदियों ने क्या किया है? शिवालिक को कई भागों में अलग अलग छोटे छोटे खंडों में काट दिया है, बांट दिया है। और अगर हम लोग, ये देखो नदी है, ये नदी है तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? तिस्ता, जो कि इस ब्रह्मपुत्रा की सहायक। आगे पढ़ेंगे नदी में अपवाह। तो ये जो तिस्ता है, उससे आगे बढ़े तो यहां नदी बहती है रायडॉक रिवर। कौन सी नदी बहती है? रायडॉक रिवर बहती है। तो इस तिस्ता और रायडॉक नदी के बीच में, यहां पर इस बीच में, तो एकदम से जो यहां पर शिवालिक है वो एकदम गायब हो गया, अदृश्य सा हो गया, दिखता ही नहीं। इससे आगे जब हम बढ़ करके फिर से जाते हैं, यानी सिंपल भाषा में समझो तो पंजाब से लेकर, यहां पर कहते हैं इसको पोटावर बेसिन, तो पंजाब के इस पोटावर बेसिन से लेकर के और तिस्ता नदी तक तो हमें शिवालिक का रेंज मिलता है। फिर इसके बाद अदृश्य सा हो जाता है। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में हम लोग पहुंचते हैं, बात समझ में आ रही? पंजाब से लेकर के तिस्ता नदी तक शिवालिक का रेंज मिला, फिर तिस्ता से लेकर के रायडॉक नदी तक अदृश्य सी हो गई, यानी इसको नदियों ने एकदम काट दिया है, खत्म कर दिया है, वहां पर इसका विकास नहीं हो पाया है। फिर इससे आगे बढ़ करके आए, कहां पहुंचे? अरुणाचल प्रदेश में। और जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे तो ये छोटी छोटी चोटियों के रूप में मिलती है, छोटी छोटी चोटियां मिलती है। और जो छोटी छोटी चोटियों के रूप में मिलती है, उसमें कौन कौन सी चोटियों के नाम हो गए? डफला। कौन सी चोटी हो गई? तो इसमें हो गई डफला। डफला के बाद मीरी, मीरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। सीक्वेंस से याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है। कौन कौन सा? डफला, डफला के बाद मीरी, मीरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। तो डफला, मीरी, अबोर, सॉरी ये गलत बन गया, ये आएगी ब्रह्मपुत्रा ऐसे। तो जो डफला, मीरी, अबोर और मिसमी हैं, ये किसके भाग हैं? शिवालिक के भाग हैं। छोटी छोटी चोटियां हैं और ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने शिवालिक के बारे में पूरा अपडेट पढ़ा, इसको थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करा दें। शिवालिक के बारे में आपको याद रखना है कि पंजाब में पोटावर बेसिन से लेकर के बेसिक रूप से कोसी नदी तक ये काफी चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, चौड़ा रेंज है, और यहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक मिलती है। कितनी मिलती है? तो लगभग 50 किलोमीटर तक मिलती है। इसके बाद जब आगे बढ़ करके हम जाते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक मिलती है। ये बात एकदम क्लियर समझ में? फिर आगे हम लोग, अभी आपको बता दिया था कि तिस्ता नदी से लेकर
और रायडाक नदी तक ये बिल्कुल अदृश्य सी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखती। अब अगर इसकी संरचना देखें कि कौन किन किन प्रकार से, किन किन शैलों से मिलकर के ये बनी हुई है, तो अगर इसकी बनावट देखें तो बेसिक रूप से जो शिवालिक, शिवालिक में हम लोगों को मिलता है क्ले, यानी शुद्ध भाषा में कह सकते हैं चिकनी मिट्टी। किससे मिलकर बना है ये? तो क्ले से मिलकर बना है, चिकनी मिट्टी से मिलकर के बना हुआ। चिकनी मिट्टी के अलावा इसमें मिलता है कांग्लोमेरेट। क्या मिलता है? तो इसमें कांग्लोमेरेट भी मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें चूना का पत्थर और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। यानी इसमें लाइमस्टोन, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी मिलता है, सैंड स्टोन भी मिलता है। किसमें? तो ये मिलता है शिवालिक में मिलता है। इतनी बात समझ में आई? शिवालिक को कुछ, चूंकि ये पहाड़ियों के रूप में है इसलिए इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको कहते हैं जम्मू हिल्स। जम्मू हिल्स कहां पर कहा जाएगा इसको? तो जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है इसको, जम्मू कश्मीर। डुडवा हिल्स अगर नाम ले हम लोग तो डुडवा हिल्स के नाम से कहा जाना जाता है इसको, तो यही अपने गोरखपुर के पास जाना जाता है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो नेपाल में इसको कहा जाता है चुरिया मुरिया। क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे आगे बढ़कर के हम लोग पहुंचे अरुणाचल प्रदेश में, तो नाम हम लोगों ने पढ़ लिया, डफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से ही इसको जाना जाता है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा। और इन तीनों को आपस में जब मिला देते हैं तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को जाना जाता है मेन हिमालय। किस नाम से जानते हैं? तो इसी को कहा जाता है मेन हिमालय, यानी मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहां देखिएगा ये नदी जा रही है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी है? तो ये नदी हो गई ब्रह्मपुत्रा नदी। इस ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद पूर्वोत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है, इस फैली हुई माउंटेन रेंज को इसी को कहा जाता है अराकानयोमा, या इसी को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं? तो अराकानयोमा या इसी को कहते हैं पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो अराकानयोमा या पूर्वांचल हिमालय है ये अलग अलग चोटियों के नाम से जानी जाती है। इसमें हम लोग कौन कौन सी देखते हैं? पटकाई बूम, पटकाई बूम के बाद नागा हिल्स, नागा हिल्स के बाद लैमातोला हिल्स, लैमातोला हिल्स के बाद बरैल हिल्स, बरैल हिल्स के बाद मीजो हिल्स। तो ये सारे हिल्स, ये सारी जो चोटियां हैं ये किसका भाग है? तो ये पूर्वांचल हिमालय का भाग है। और यही पूर्वांचल हिमालय या अराकानयोमा, ये देखो अराकानयोमा कहां पहुंच जाती है? तो म्यांमार में पहुंच जाती है। तो भारत यानी इंडिया और म्यांमार के बीच पूर्वोत्तर में बाउंड्री कौन बनाता है? तो पूर्वोत्तर में बाउंड्री बनाती है कौन सी? पूर्वांचल हिमालय बाउंड्री बनाती है। तो सिंपल हम लोगों ने याद किया कि जो अराकानयोमा है या जो पूर्वांचल हिमालय, जो अराकानयोमा या पूर्वांचल हिमालय है, तो पूर्वांचल हिमालय या अराकानयोमा ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में कहां से? तो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार म्यांमार तक मिलता है। और म्यांमार में इसको अराकानयोमा या पेगुयोमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेगुयोमा के नाम से जानते हैं। और यही रेंज म्यांमार और इंडिया के बीच में वाटर डिवाइड का भी काम करती है, जल विभाजक का भी काम करती है। क्योंकि इधर बहने वाली नदियां चाहे रावदी हो चाहे साल्विन हो, ये सारी नदियां फिर इंडिया की तरफ ना करके सीधे कहां गिर जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, अंडमान सागर में गिर जाती हैं। ये बात समझ में है? इसके नाम हम लोगों ने देख लिए, पटकाई बूम, नागा हिल्स, बरैल, लैमातोला, मीजो। क्लियर एकदम? अब आगे बढ़ो।
यहां आपको नाम लिखा मिल रहा होगा गारो, खासी और जयंतियां। जो गारो, खासी और जयंतियां हैं, ये एक पठार है यहाँ पर, और जो पठारी भाग यहाँ पर स्थित है, इस पठारी भाग का नाम है सीलांग पठार। कौन सा पठार? तो इस पठार का नाम है सीलांग पठार, और इसी सीलांग पठार पर स्थित हैं गारो, खासी और जयंतियां। कौन कौन स्थित हैं? गारो, खासी और जयंतियां। ये जो गारो, खासी, जयंतियां हैं, चूंकि ये सीलांग पठार पर स्थित हैं, और जो सीलांग का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, इसीलिए जो गारो, खासी, जयंतियां हैं ये हिमालय का भाग न होकर के किसकी भाग मानी जाती हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानी जाती है। याद रखिएगा, किसकी भाग मानी जाती है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानी जाती है। इसी पर स्थित है नोकरेक। ये किस राज्य में है? ये मेघालय। ये भारत का जो राज्य है ये है मेघालय। तो यहीं पर है नोकरेक, और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। और यहीं पर इसी सीलांग पठार पर स्थित है मासिनराम चेरापूंजी। क्या स्थित है? मासिनराम चेरापूंजी स्थित है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कैसे होती है? ये हम लोग जब मानसून का अराइवल पढ़े तो उस मानसून के अराइवल में हम आपको बताएंगे कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो कैसे यहाँ टकरा करके बहुत अधिक वर्षा करती है। ये बात मेरी समझ में आई? तो ये हो गया मेन हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय का पूरा डिटेल वर्णन। इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। अगर कोई फैक्ट आपको और जानना है, कुछ क्लियर करना है, तो आप कमेंट करके उसे जरूर पूछ सकते हैं। इतनी बात एकदम समझ में आई? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छे से इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।